नमस्कार साथियों, जैसा कि आप सब जानते हैं आहूजा न्यूज चैनल कोई प्रोफेशनल चैनल नहीं है। सोशल मीडिया का ये वो प्लेटफॉर्म है जहां पर कानून की विशेष जानकारियां दी जाती है। देश की अदालतों द्वारा दिए जाने वाले महत्वपूर्ण फैसलों को सामान्य भाषा में समझाया जाता है। विधिक जागरूकता के उद्देश्यों के साथ सूचनाओं का आदान प्रदान करना हमारी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है ताकि आम जन को अपने अधिकारों में कर्तव्यों का पता चल सके। तो आइए देखते हैं नई जगह से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण खबरें आहूजा न्यूज चैनल पर। किशनगढ़ बार एसोसिएशन के अध्यक्ष रूपेश शर्मा एवं संपूर्ण कार्यकारिणी के नेतृत्व में समस्त अधिवक्तागण ने आज 12वें दिन भी कार्य स्थगित रखा। बार एसोसिएशन अध्यक्ष रूपेश शर्मा ने अवगत कराया कि शुक्रवार 25 अप्रैल 2025 को किशनगढ़ थाना के एसएचओ भीकाराम काला ने अधिवक्ता बालकिशन सुनारिया को कोर्ट परिसर किशनगढ़ से जबरन गाड़ी में बैठाकर थाने ले गए और थाने ले जाकर अधिवक्ता के कपड़े खुलवाकर लॉकअप में बिठा दिया। बालकिशन सुनारिया नोटरी पब्लिक है जिन्होंने कोई पावर ऑफ अटॉर्नी नोटरी की थी, जिसमें पुलिस थाना किशनगढ़ के सीआई भीकाराम काला ने अधिवक्ता बालकिशन सुनारिया को मुलजिम बनाकर गिरफ्तार कर अवकाशकालीन मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश कर जेल भिजवा दिया, जबकि अधिवक्ता बालकिशन को झूठा प्रकरण में मुलजिम बनाया गया, जिसके विरोध में आज संपूर्ण बार एसोसिएशन किशनगढ़ ने 12वें दिन भी कार्य स्थगित रखा एवं सीआई भीकाराम काला ने उक्त प्रकरण की केस डायरी का पन्ना लिख कर दिया, जो कि एक गोपनीय दस्तावेज है जो सीआई की लापरवाही से बाहर जनता के सामने प्रकाशित हो गया। आज किशनगढ़ बार एसोसिएशन का कार्य पूर्ण रूप से 12वें दिन भी स्थगित रखा। जब तक सीआई भीकाराम काला को बर्खास्त नहीं किया जाता है तब तक वकीलों की हड़ताल अनिश्चितकालीन रहेगी। बार एसोसिएशन अध्यक्ष रूपेश शर्मा एडवोकेट एवं सचिव संजय कुमार बिरला ने अवगत कराया कि दिनांक 10 मई 2025 को होने वाली लोक अदालत का संपूर्ण रूप से बहिष्कार किया जाएगा। इस बाबत अध्यक्ष रूपेश शर्मा एडवोकेट एवं सचिव संजय कुमार बिरला ने अजमेर बार एसोसिएशन, पुष्कर बार एसोसिएशन, दुदू बार एसोसिएशन, नसीराबाद बार एसोसिएशन, ब्यावर बार एसोसिएशन, रेवेन्यू बोर्ड, केकड़ी बार एसोसिएशन में भी बार का लेटर जारी कर लोक अदालत का बहिष्कार करने की मांग की, जिसके तहत अजमेर जिले की सारी बार ने एवं दूदू बार ने लोक अदालत का बहिष्कार करने का आश्वासन दिया। जब तक सीआई भीकाराम काला को बर्खास्त नहीं किया जाता है तब तक बार एसोसिएशन किशनगढ़ के अधिवक्तागण अनिश्चितकालीन हड़ताल पर रहेंगे और जिला स्तर पर सभी बार को सूचित कर आगे की रणनीति बनाई जाएगी। सीआई भीकाराम काला का निलंबन करने के लिए बार एसोसिएशन अध्यक्ष रूपेश शर्मा एडवोकेट एवं सचिव संजय कुमार बिरला के नेतृत्व में अधिवक्तागण का प्रतिनिधि मंडल विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी एवं केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी को भी ज्ञापन दिया। यदि 3 दिन में सीआई भीकाराम काला को बर्खास्त नहीं किया जाता है तो किशनगढ़ बार एसोसिएशन का प्रतिनिधि मंडल माननीय मुख्यमंत्री महोदय से मिलकर सीआई भीकाराम काला की बर्खास्तगी की मांग करेगा। निकटवर्ती ग्राम गुजरवाड़ा के ठाकुर साहब जीवन सिंह जी शेखावत के आकस्मिक निधन होने पर शुक्रवार को केकड़ी बार अध्यक्ष व पत्रकार डॉक्टर मनोज आहूजा ने दिवंगत आत्मा को उनके घर पहुंचकर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए परिजनों को सांत्वना देते हुए ढांढस बंधाया। इसके साथ ही शेखावत परिवार के संजय सिंह, रणवीर सिंह सहित देवेंद्र सिंह सहित शेखावत परिवार के परिजनों को सांत्वना दी। इस मौके पर भिनाय कस्बे के समाज सेवी तारा प्रकाश जोशी सहित कई ग्रामीण जन मौजूद रहे। श्रद्धांजलि सभा में उपस्थित ग्रामीणों ने बताया कि स्वर्गीय जीवन सिंह जी की विगत दिनों तबीयत खराब होने पर उन्हें अजमेर हॉस्पिटल लेकर गए, जहां से उनको जयपुर स्थित नारायण हृदयालय हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां उनका उपचार चला। इस दौरान उनके पुत्रों ने उनकी भरपूर सेवा करते हुए श्रवण कुमार की भूमिका निभाई। छोटे पुत्र देवेंद्र सिंह ने अपने पिताजी की सेवा करते हुए एक मिसाल कायम की है, जिसके चलते ग्रामीणों ने उन्हें श्रवण कुमार की उपाधि से नवाजा है। वहीं श्रद्धांजलि सभा में उपस्थित परिवार के सदस्यों ने बताया कि श्रद्धांजलि सभा 15 मई तक रहेगी तथा उक्त दिनांक को मृतक की अंतिम इच्छानुसार गंगा माई की प्रसादी का आयोजन किया जाएगा। जिला बार एसोसिएशन अजमेर के अध्यक्ष अशोक सिंह रावत के नेतृत्व में शुक्रवार को सद्भावना दल अजमेर से नाकोड़ा भैरों की यात्रा के लिए रवाना हुआ। दल में केकड़ी बार एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर मनोज आहूजा, विजयनगर बार के पूर्व अध्यक्ष धीरज मालविया व मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट के रीडर मनोज मिश्रा साथ रहे। सद्भावना दल के जोधपुर पहुंचने पर हाईकोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता राकेश अरोड़ा ने सद्भावना दल के साथियों से मुलाकात कर उनका आतिथ्य सत्कार किया।
वहीं इस मौके पर जिला बार अध्यक्ष अशोक सिंह रावत के सानिध्य में वरिष्ठ अधिवक्ता अरोड़ा को दुपट्टा ओढ़ाते हुए साफा पहनाकर अभिनंदन किया गया। इस खूबसूरत मौके पर अरोड़ा ने अध्यक्ष रावत व आहूजा से कहा कि आप बार के अध्यक्ष हो, इसलिए बार के युवा साथियों को समझाओ कि अधिवक्ता का पेशा गरिमामयी होता है। युवा अधिवक्ता इस गरिमामयी पेशे में आने के बाद केवल इसे एक साधन न समझे बल्कि इसे अपने कर्तव्य और समाज की सेवा के रूप में अपनाएं। उन्होंने कहा कि मेहनत, लगन और सत्य के मार्ग पर चलकर ही युवा अधिवक्ता इस पेशे की गरिमा बनाए रख सकते हैं। जिस प्रकार एक चिकित्सक अपने मरीज का इलाज करता है, उसी प्रकार अधिवक्ता अपने मुवक्किल को न्याय दिलाने में सहायता करता है। इसलिए युवा अधिवक्ता अपने कर्तव्य को ईमानदारी और समर्पण के साथ निभाए। इस मौके पर अध्यक्ष अशोक सिंह रावत ने कहा कि उन्होंने प्रारंभ से ही युवा अधिवक्ताओं को यह समझाने का प्रयास किया है कि न्यायपालिका किसी लोकतंत्र की आत्मा होती है, उसमें अधिवक्ता का स्थान उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि न्यायाधीश का। अधिवक्ता कानून का केवल ज्ञाता नहीं होता बल्कि वह समाज के उन लोगों की आवाज होता है जो न्याय की खोज में होते हैं। अधिवक्ता निर्भीकता, सत्यनिष्ठा व निष्पक्षता का प्रतीक होता है। इसलिए सभी युवाओं को इस गरिमामयी प्रोफेशन में आने के बाद ईमानदारी और लगन के साथ कार्य करते हुए अधिवक्ता पद की गरिमा को बढ़ाने की दिशा में कार्य करना चाहिए। वहीं इस मौके पर केकड़ी बार अध्यक्ष मनोज आहूजा ने कहा कि अधिवक्ता का व्यवसाय समाज सेवा से जुड़ा है तथा अधिवक्ता को सोशल इंजीनियर से नवाजा गया है। उन्होंने कहा कि युवा अधिवक्ताओं को अरोड़ा की जीवन शैली से प्रेरणा लेनी चाहिए तथा युवा अधिवक्ताओं को मेहनत व लगन के साथ रॉयल प्रोफेशन से जुड़कर इसे और अधिक रॉयल बनाने का प्रयास करना चाहिए। वहीं इस मौके पर विजयनगर बार के संरक्षक धीरज मालविया ने कहा कि आज का दिन इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों से लिखा जाएगा, क्योंकि आज के दिन हमें वरिष्ठ अधिवक्ता अरोड़ा का सानिध्य व आतिथ्य मिला, जिसके चलते हमें अत्यंत खुशी हुई तथा हमारी यात्रा सफल हो गई। अधिवक्ता पूनम चंद भंडारी ने दिल्ली हाई कोर्ट के जज यशवंत वर्मा के घर पर जले हुए नोट मिलने के मामले रिपोर्ट भेजकर सीबीआई जांच की मांग की गई है। अधिवक्ता भंडारी ने बताया कि दिल्ली हाई कोर्ट के न्यायाधीश यशवंत वर्मा के घर पर जले हुए नोट मिलने के मामले में न्यायाधीश वर्मा ने दिल्ली के मुख्य न्यायाधीश को 22 मार्च को लिखित में नोट स्वयं के नहीं होने का कथन किया था। उनके खिलाफ तुगलक रोड थाना एवं दिल्ली पुलिस आयुक्त को दिनांक 26 मार्च 2025 को ईमेल एवं स्पीड पोस्ट के द्वारा भेजी गई थी। लिखित रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद भी एफआईआर दर्ज नहीं की गई। तब उन्होंने महामहिम राष्ट्रपति महोदया को दिनांक 30 मार्च 2025 को ईमेल से सूचित किया था और उसके पश्चात 3 अप्रैल 2025 को महामहिम राष्ट्रपति महोदया के कार्यालय से उनकी शिकायत को तुगलक रोड थाने भेज दिया गया था और कार्रवाई करके शिकायतकर्ता को सूचित करने के निर्देश दिए थे। इस मेल को प्राप्त होने के पश्चात भी कोई कार्यवाही नहीं की गई। तब दिनांक 6 अप्रैल 2025 को दोबारा थाना अधिकारी तुगलक रोड को रिमाइंडर दिया गया था, लेकिन उसके पश्चात शिकायतकर्ता को सूचित नहीं किया गया कि उनके द्वारा भेजी शिकायत पर क्या कार्रवाई की गई है। भंडारी ने माननीय उपराष्ट्रपति महोदय को भी ईमेल किया। माननीय उपराष्ट्रपति महोदय के द्वारा एफआईआर दर्ज नहीं किए जाने के मामले में सार्वजनिक रूप से अपनी व्यथा व्यक्त की गई थी, जो कि सभी समाचार पत्रों ने प्रमुखता से छपा था। बड़े आश्चर्य का विषय है कि महामहिम राष्ट्रपति महोदया के निर्देशों के बावजूद और माननीय उपराष्ट्रपति महोदय की इच्छाओं के बावजूद भी एफआईआर दर्ज नहीं की गई। तब मजबूर होकर पूनम चंद भंडारी, एडवोकेट डॉक्टर टी.एन. शर्मा, एडवोकेट इंद्रजीत कथुरिया, एडवोकेट कृष्ण सिंह जादौन, एडवोकेट पवन प्रजापति, एडवोकेट विनोद मोदी और विपिन गुप्ता 7 व्यक्ति दिनांक 20 अप्रैल 2025 रविवार को दिल्ली थाना तुगलक रोड जाकर अधिकार से बात की कि उनकी जो रिपोर्ट भेजी उस पर क्या कार्रवाई की गई है। तब वहां उपस्थित सहायक सब इंस्पेक्टर ने उच्च अधिकारियों से बात करके बताया कि अभी भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा गठित कमेटी जाँच कर रही है, इसलिए हमने कोई कार्रवाई नहीं की। भंडारी व सभी वकीलों ने उनसे कहा कि जब जज साहब ने लिखित में मना कर दिया कि नोट उनके नहीं है, तो आप इसमें रिपोर्ट दर्ज कर जांच कीजिए और या हमको लिखित में दीजिए कि आप इस कारण जांच नहीं कर रहे हैं। तब सहायक पुलिस निरीक्षक ने उच्च अधिकारी से कई बार बातचीत की और उसके पश्चात उन्होंने हमारे द्वारा भेजी गई रिपोर्ट को रिसीव करके और थाने की मोहर लगाकर हस्ताक्षर के हमको दी और कहा कि जल्दी जाँच शुरू करके कार्यवाही की जाएगी। मगर दिल्ली पुलिस जबरदस्त दबाव में है, इसलिए आज दिनांक तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। अब दिनांक 3 मई को माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गठित कमेटी ने रिपोर्ट तैयार करके 4 मई को भारत के मुख्य न्यायाधीश श्री संजीव खन्ना को रिपोर्ट दे दी है और मीडिया में छपी खबरों के अनुसार जांच कमेटी ने करीब 50 लोगों के बयान लिए हैं और विस्तृत जांच करके यशवंत वर्मा का दोषी माना है, लेकिन उसके बावजूद भी तुगलक रोड थाना कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है।
चूंकि दिल्ली पुलिस कोई भी कार्रवाई करने में असफल रही है और थाना अधिकारी वगैरह बहुत अधिक दबाव में है और वह कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, इसलिए अधिवक्ता भंडारी ने सीबीआई निदेशक को ईमेल और रिपोर्ट लिखकर सीबीआई में मामला दर्ज कर जांच की मांग की है, ताकि जनता में विश्वास कम न हो। शादी का झूठा वादा करके महिला से बलात्कार करने के आरोपी एक व्यक्ति के खिलाफ मामला खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब कोई जोड़ा लंबे समय तक लिव इन रिलेशनशिप में रहता है तो यह अनुमान लगाया जाता है कि वे शादी नहीं करना चाहते थे। कोर्ट ने कहा कि जब दो वयस्क कई सालों तक लिव इन कपल के तौर पर साथ रहते हैं तो यह आरोप की शादी के झूठे वादे के आधार पर रिश्ता बनाया गया अस्वीकार्य है। इस मामले में जोड़ा 2 साल से अधिक समय तक साथ रहा। 19 नवंबर 2023 को उन्होंने एक समझौता पत्र भी तैयार किया जिसमें एक दूसरे के प्रति अपने प्यार की पुष्टि की और कहा कि वे शादी करेंगे। 23 नवंबर 2023 को एफआईआर दर्ज की गई जिसमें आरोप लगाया गया कि व्यक्ति ने 18 नवंबर 2023 को महिला के साथ जबरन यौन संबंध बनाए। उत्तराखंड हाईकोर्ट द्वारा एफआईआर खारिज करने से इनकार करने के बाद व्यक्ति ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। न्यायमूर्ति संजय करोल और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने कहा कि एफआईआर में ऐसा कोई आरोप नहीं है कि शारीरिक संबंध केवल इसलिए स्थापित किए गए क्योंकि शादी का वादा किया गया था। इसके अलावा बिना किसी शिकायत के 2 साल से अधिक समय तक शारीरिक संबंध जारी रहे। ऐसी परिस्थितियों में 2 साल से अधिक समय तक शारीरिक संबंध शुरू करने और बनाए रखने के लिए वैध सहमति होने का अनुमान लगाया जा सकता है, न्यायालय ने कहा। न्यायालय ने यह तर्क भी पाया कि यह संबंध शादी करने के वादे पर आधारित था, जो अस्वीकार्य है। हमारे विचार में यदि 2 सक्षम दिमाग वाले वयस्क एक साथ लिव इन जोड़े के रूप में कुछ वर्षों से अधिक समय तक रहते हैं और एक दूसरे के साथ सहवास करते हैं तो यह अनुमान लगाया जा सकता है कि उन्होंने स्वेच्छा से इस तरह के रिश्ते को चुना है क्योंकि उन्हें इसके परिणामों के बारे में पूरी जानकारी है। इसलिए यह आरोप कि इस तरह के रिश्ते में शादी का वादा किया गया था ऐसी परिस्थितियों में स्वीकार करने योग्य नहीं है, खासकर जब ऐसा कोई आरोप नहीं है कि अगर शादी करने का वादा नहीं किया गया होता तो ऐसा शारीरिक संबंध स्थापित नहीं होता, न्यायालय ने कहा। इसके अलावा लंबे समय तक चलने वाले लिव इन रिलेशनशिप में ऐसे मौके आ सकते हैं जब उस रिश्ते में शामिल पक्ष अपनी इच्छा व्यक्त करते हैं या शादी की मुहर लगाकर इसे औपचारिक रूप देना चाहते हैं, लेकिन इच्छा या चाहत की वह अभिव्यक्ति अपने आप में इस बात का संकेत नहीं होगी कि रिश्ता उस इच्छा या चाहत की अभिव्यक्ति का परिणाम है। महिलाओं की वित्तीय स्वतंत्रता के कारण लिव इन रिलेशनशिप का प्रसार हो रहा है। न्यायालयों को पांडित्यपूर्ण दृष्टिकोण नहीं अपनाना चाहिए। न्यायालय ने आगे कहा, 1 या 2 दशक पहले लिव इन रिलेशनशिप आम नहीं थे, लेकिन अब अधिक से अधिक महिलाएं आर्थिक रूप से स्वतंत्र हैं और अपने जीवन को अपनी शर्तों पर तय करने का सचेत निर्णय लेने की क्षमता रखती हैं। इस वित्तीय स्वतंत्रता ने अन्य बातों के साथ साथ ऐसे लिव इन रिलेशनशिप के प्रसार को बढ़ावा दिया है। इसलिए जब इस तरह का मामला न्यायालय के समक्ष आता है तो उसे पांडित्यपूर्ण दृष्टिकोण नहीं अपनाना चाहिए, बल्कि न्यायालय ऐसे रिश्ते की अवधि और पक्षों के आचरण के आधार पर ऐसे रिश्ते में रहने के लिए पक्षों की निहित सहमति मान सकता है, भले ही उनकी इच्छा हो या इसे वैवाहिक बंधन में बदलने की इच्छा हो, न्यायालय ने कहा। इस मामले के उस दृष्टिकोण में हमारे विचार से अपीलकर्ता और दूसरे प्रतिवादी के लंबे समय से चले आ रहे रिश्ते, जिसमें उनके साथ रहने और एक दूसरे के साथ सहवास करने की परिस्थितियां शामिल हैं, वह भी एक अलग किराए के आवास में, यह अनुमान लगाने को जन्म देगा कि उनका रिश्ता वैध सहमति पर आधारित था, न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला। इसके अनुसार अपील को अनुमति दी गई क्योंकि न्यायालय ने माना कि आपराधिक कार्यवाही जारी रखना कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा। केस का शीर्षक रवीश सिंह राणा बनाम उत्तराखंड राज्य और अन्य। उद्धरण 2025 SC 540।